नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एक एंट्रेंस होता है। और अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लगभग सेम ही है, क्योंकि अब जो टाइम रह गया है 4 या 5 महीने का, तो इसमें जरूरी है कि हम अच्छी स्ट्रेटेजी बना के अपनी पढ़ाई करें। अगर आप क्लेट पीजी देने का सोच रहे हो तो आपको एलिट पीजी भी जरूर देना चाहिए। सो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो क्लेट पीजी और एलिट पीजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये चीज समझ में नहीं आती कि क्लेट पीजी ज्यादा अच्छा है या एलिट पीजी ज्यादा अच्छा है, और हमें क्लेट पीजी देना चाहिए या एलिट पीजी देना चाहिए। तो देखो, अगर आपको भी इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्लेट पीजी दें या एलिट पीजी दें, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी। क्लेट पीजी ज्यादा अच्छा है या एलिट पीजी ज्यादा अच्छा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिलेबस का क्या डिफरेंस है, कैसी इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहती है और क्या क्या चीजें हैं जो इन दोनों में कॉमन है, और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लेट पीजी और एलिट पीजी आखिर है क्या। तो देखो, क्लेट पीजी एक एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एलएलएम, और ये सारी जो इंडिया की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन के लिए होता है। वहीं एलिट पीजी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एक एंट्रेंस होता है, और इस एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ एनएलयू दिल्ली में ही एडमिशन ले सकते हो। अब इसका मेन डिफरेंस यही है कि एलिट पीजी के थ्रू आपको सिर्फ एनएलयू दिल्ली में एडमिशन मिलेगा, वहीं क्लेट पीजी के थ्रू आप जो इंडिया की काफी सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ एनएलयू को टारगेट कर रहे हैं, जिनका मेन फोकस है कि मुझे सिर्फ एनएलयू ही चाहिए, तो वो सिर्फ एलिट पीजी पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एनएलयू चाहिए, चाहे वो इंडिया की कोई भी एनएलयू हो, वो क्लेट पीजी पे भी फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप क्लेट पीजी देने का सोच रहे हो तो आपको एलिट पीजी भी जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एनएलयू दिल्ली को टारगेट कर रहे हो और आपका मेन फोकस सिर्फ एलिट पीजी है, तो फिर आप क्लेट पीजी के लिए थोड़ा ये सोच सकते हो कि हाँ, ये मैं नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप क्लेट पीजी दे रहे हो, आपका मेन फोकस क्लेट पीजी है, तो फिर आप एलिट पीजी भी दे सकते हो। ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर एनएलयू दिल्ली भी आपको मिल जाता है तो वो भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी क्या, बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको एलिट पीजी मिल जाती है तो फिर इससे अच्छा क्या ही है। तो अगर आप क्लेट पीजी दे रहे हो तो आप एलिट पीजी के लिए भी जरूर प्रिपेयर करो। अब हमें दोनों एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो देखो, जो क्लेट पीजी है उसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको टाइम दिया जाता है 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का। क्लेट पीजी में आपसे पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर पे आपको पूरा 1 नंबर मिलता है, और अगर आप गलत आंसर करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। तो अगर आप अपने आंसर को लेके 100% श्योर हो तो ही आप उसको अटेम्प्ट करो। अगर आपको 100% श्योरिटी नहीं है और आप कंफ्यूज हो अपने आंसर को लेके, तो मेरा सजेशन है कि आप उसको अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग से आपके जो मार्क्स है वो कट भी सकते हैं। वहीं अगर हम एलिट पीजी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन 100 है जो आपसे पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपको 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, और आपके सही क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 से आपके नेगेटिव मार्किंग काउंट होती है। तो अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लगभग सेम ही है, बस उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लेट पीजी में ज्यादातर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एलिट पीजी में भी पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते इतने क्लेट पीजी में आते हैं। तो अगर आप क्लेट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसेज बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 घंटे के टाइम में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो पैसेज बेस्ड होते हैं, तो इसमें आपकी रीडिंग स्किल है जो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पर केसेस डले रहते हैं, जैसे लाइव लॉ की हो गई, इंडियन कानून की हो गई, ये सारी वेबसाइट आप डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करो, जिससे आपकी रीडिंग स्किल जो है वो इंप्रूव हो। क्लेट पीजी का पेपर लोगों को इसलिए भी टफ लगता है क्योंकि इसमें मोस्टली जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं एलिट पीजी में है जो आपसे बेसिक जो लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉ के सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्लेट पीजी ज्यादा लोगों को टफ लगता है एज कम्पेयर टू एलिट पीजी। अब अगर हम क्लेट पीजी और एलिट पीजी के सिलेबस की बात करें तो एकदम से ही स्पेसिफिक सिलेबस नहीं बताया कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, बस आपसे ये बोल दिया गया है कि सारे सब्जेक्ट्स हैं और इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जैसे इनसे क्लेट पीजी के लिए बोला गया है कि आपसे क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं, पुराना वाला जो क्रिमिनल लॉ है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, वो भी आता है, और जो नया वाला है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये भी सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो आता है, पॉश एक्ट आता है, तो काफी सारी चीजें जो है क्रिमिनल लॉ में आती हैं। अब इन्हें ये नहीं बताया कि किस एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सारी चीजें, इन्हें सिर्फ ये बोल दिया कि क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्रिमिनल लॉ आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। और यही सेम एलिट पीजी में भी है कि वहां पर भी आपको सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अपने लॉ स्कूल में पढ़े हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो एलिट पीजी के जो सब्जेक्ट्स है मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, और
यही सारे क्लेट पीजी के भी सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करें जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एनवायरमेंटल लॉ। इसके अलावा आपका हो गया लेबर लॉ, टैक्स लॉ और जो आपके क्रिमिनल लॉ है, ये सारे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको क्लेट पीजी के लिए भी पढ़ने और एलिट पीजी के लिए भी पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसका आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि इससे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि जो इतना बड़ा लॉ का सिलेबस है, अगर आपसे बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगोगे। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व की होगी तो आपको पता होगा कि किस टाइप से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा ये आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और इस टॉपिक पर कम फोकस करना है। क्योंकि अब जो टाइम रह गया है 4 या 5 महीने का, तो इसमें ज़रूरी है कि हम अच्छी स्ट्रेटजी बना के अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों में घुस जाएंगे ना, तो फिर वो उतने हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2-3 दिन का भले ही समय ले लो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, लेकिन आप पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करो, और उनको सॉल्व करने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे गए हैं और कौन से सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, मैंने एक रोड मैप बनाया है कि अगले जो 5 महीने बचे हैं, लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, जो 5 महीने बचे हैं, तो इस 5 महीने में आपको कौन कौन सी चीज़ें कब पढ़नी है और कौन से सब्जेक्ट्स कितने टाइम में क्लियर करने हैं, कौन कौन से जजमेंट्स पढ़ने हैं, सारी चीज़ें मैंने जो आपको पढ़ना है वो उसका मैंने एक रोड मैप स्ट्रेटजी बनाई है। तो अगर आपको वो रोड मैप, वो स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना रोड मैप, तो मैं अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर दूंगी। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, क्योंकि वो शायद मैक्सिमम 10 तारीख से वो मैं अपना टाइम टेबल शुरू करूंगी, तो 10 तारीख के पहले मैं वो वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए है और अगर आपको भी जानना है कि हम कैसे 5 महीनों में वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो कमेंट कर देना रोड मैप, और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि जो हमारा नेक्स्ट 5 मंथ रह गए हैं, इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने टाइम में क्लियर करें, और इसके अलावा कौन कौन सी हमको जजमेंट्स वगैरह पढ़ने, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स, अगर आप क्लेट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रिसेंट जजमेंट्स है पास्ट 3-4 ईयर्स के, वो भी हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से हैं पढ़ने, और कैसे हम फिगर आउट करें कि हमको ये जजमेंट पढ़ना है, ये जजमेंट नहीं पढ़ना है, जजमेंट्स कैसे पढ़ने हैं। लाइक देखो, जजमेंट्स तो बहुत बड़े होते हैं, अब हमको उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती हैं, लाइक क्या क्या उसमें जजमेंट आया, कौन कौन से जजेस थे, ये सारी चीज़ें हमको उसमें पढ़नी होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत ही कम रह गया है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे ना, तो वो आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। तो कमेंट रोड मैप, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर ये सारी चीज़ें जल्दी से कवर कर दूंगी। अब मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि एक्जैक्टली मैंने उसमें चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर की हैं। जैसे मैंने एक टाइम दिया खुद को कि मुझे फैमिली लॉ 4 दिन में कंप्लीट करना है। अब देखो, अभी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी रिसेंटली जिन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया है या अभी अपने फाइनल ईयर में होंगे, तो हमको अब वो सारी चीज़ें फ्रेश है और हमको वो याद रहेगी। तो अगर हमने सोच लिया कि हमको 4 दिन में फैमिली लॉ कंप्लीट करना है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, तो वो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ के आए हैं, अभी हमारे दिमाग में वो चीज़ें हैं और अभी हमको सिर्फ रिवाइज करना है। उसके जो सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो रिसेंट के जजमेंट्स हैं, और क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सेक्शंस वगैरह, सारी चीज़ें हमको अभी थोड़ी बहुत याद है। तो अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसको दिमाग लगा के और एकदम अपने फुल फोकस के साथ, तो वो चीज़ें 4 या 5 दिन में कंप्लीट हो सकती हैं। और ऐसे ही लॉ के सारे सब्जेक्ट जो हमने अभी रिसेंटली पढ़े हैं, हमको इतना ज़्यादा उसमें डीप पे जाने की जरूरत नहीं है। और जो सब्जेक्ट बड़े हैं, जिनको ज़्यादा डीप में पढ़ना है, उसके लिए आप थोड़ा लॉन्ग टाइम दे दो, जैसे 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम दे दो। लेकिन जो सब्जेक्ट छोटे हैं और इसके लिए हमको कम चीज़ें प्रिपेयर करनी, जैसे टैक्स लॉ हो गया, आप टैक्स लॉ में इतना डीप में नहीं पढ़ना है, हमें टैक्स लॉ के सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ने हैं। तो अगर आप वो 1 या 2 दिन का टाइम दो उसमें टैक्स लॉ में, तो आपका टैक्स लॉ इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर एक रोड मैप, एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करना है। इसके अलावा मुझे प्रॉपर रिविजन के लिए भी टाइम देना है, क्योंकि सिर्फ आपको आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, आपको इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने हैं, रिसेंट जजमेंट्स पढ़ने हैं, और जो अभी करंट पे चीज़ें चल रही हैं लॉ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी है। इसके अलावा आपको MCQs भी सॉल्व करने हैं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ करते जानी है, इसलिए आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लूँ तो मेरा पेपर निकल जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें करनी है, इसलिए आप पहले से उसको, भले ही आप 2 दिन का 3 दिन का समय लो सारी चीज़ों को एकदम प्रॉपर मैनेज करने के लिए कि मुझे इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है, सारी चीज़ें, लेकिन आप उसको अच्छे से एक बार अपना टाइम टेबल, अपना रोड में अपनी स्ट्रेटजी बना लो और फिर उसी को आप कंटिन्यू 5 महीने तक फॉलो करो। तो अब हम आते हैं मेन डिफरेंस पे क्लेट पीजी और एलिट पीजी के। तो अगर आप क्लेट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जजमेंट्स पे फोकस करो, क्योंकि क्लेट पीजी में मोस्टली आपसे जजमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एलिट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एलिट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हाँ होते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। लाइक जैसे अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी, तो
फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आप लैंडमार्क जजमेंट्स है वो आप पढ़ लो, अगर उनको अच्छे से समझ लो तो आपसे वो सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि एलिट पीजी के लिए सिर्फ जजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक चीजों की, एक एक सेक्शंस की, आपको सेक्शन नंबर्स याद होने चाहिए, सेक्शन में जो क्या कंटेंट है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एलिट पीजी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंडमार्क जजमेंट्स आप सिर्फ सब्जेक्ट्स की पढ़ सकते हो कि अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाया तो आप उसके जो है जजमेंट्स याद कर लो और सारी चीजें तो आपको कवर हो जाएंगी। और अगर हम क्लैट पीजी की बात करें तो क्लैट पीजी में मोस्टली जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, आपसे बेसिक्स नहीं पूछे जाते। अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो अगर आपसे मान लो केशवानंद भारती का केस पूछा गया तो अब केशवानंद भारती में कौन कौन सी जो प्रोविजंस है वो यूज हुए उसका आपको सेक्शन पता होना चाहिए, उस सेक्शन का एलिमेंट पता होना चाहिए, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। बस इतना अंतर है कि क्लैट पीजी में आपसे सिर्फ जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जजमेंट्स पता होने चाहिए, लेकिन एलिट पीजी में आपसे जो है कॉन्सेप्ट के जो लॉ सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ दोनों में इतना ही अंतर है। तो अगर आप एलिट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जजमेंट्स पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने जो लॉ के सब्जेक्ट है मेन फोकस आप उस पर करो, और फिर जो टॉपिक के जजमेंट्स है आप सिर्फ उस पर फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो है कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ ही जजमेंट्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एलिट पीजी के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि आप क्लैट पीजी के लिए भी वो सारी चीजें पढ़ोगे, लाइक जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स है आपको वो सारी चीजें पढ़ने ही पड़ेंगे, तो आप एलिट पीजी का एग्जाम भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एलिट पीजी के लिए प्रिपेयर करो और आपका मेन फोकस सिर्फ एनएलयू दिल्ली ही है तो मेरा एक सजेशन है कि आप क्लैट पीजी के लिए भी प्रिपेयर करो। थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जजमेंट्स पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, पर ठीक है एक महीना खींच के आप उसमें दे दो तो आपका वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्योंकि क्लैट पीजी में आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन एलिट पीजी में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है एनएलयू दिल्ली का। मेरा सजेशन यही है कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी काफी हद तक सेम ही है, आपको दोनों में बराबर ही मेहनत करनी है, तो दोनों का एग्जाम आप दो तो आपके लिए बेटर है। दोनों की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।